एकदम ध्यान से सुनते जाइएगा, एकदम ध्यान से। बहुत VVI टॉपिक, और वो है कि अगर एक, गौर से देखिए, अगर ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसका एरिया ए है, ये वाले चीज का एरिया ए है, लेंथ कितना है L है, और इसका रेजिस्टिविटी कितना है रो है, तो R इक्वल टू होता है रो L बाय ए। R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाय ए। ये बात आपको ध्यान में रखना है, हम प्रूफ कर चुके हैं, R इक्वल टू रो L बाय ए। अब यहां से हम क्या क्या बोल सकते हैं, हम यहां से बोल सकते हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। बहुत लोग ऐसे ही करके प्रूफ करते हैं, पर आप गौर किए होंगे हम ये डिफरेंट प्रूफ किए हुए हैं। इसका डिफरेंट प्रूफ, तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और रो क्या है, रो है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये बात आप खुद ही समझिए कि अगर कोई चीज फ्लो कर रहा है, गौर से देखिए, अगर कोई चीज फ्लो कर रहा है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई चीज फ्लो कर रहा है, ठीक है, अगर एरिया ज्यादा होगा, अगर एरिया ज्यादा होगा तो फ्लो करना आसान होगा। अगर यही चीज फ्लो कर रहा हो और अगर इस तरह से बना दीजिए, तो किसमें आसानी से फ्लो करेगा, इसमें आसानी से फ्लो करेगा कि इसमें, आपको सोचना है। और ये बहुत ही सिंपल है, इसमें, यानी कि जिसका एरिया ज्यादा होगा, जिसका एरिया ज्यादा होगा उसमें किसी भी चीज को फ्लो करना आसान होगा। इसीलिए R इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया है, इसका मतलब है कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो फ्लो ऑफ चार्ज ज्यादा होगा। तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं क्या, कि इफ क्रॉस सेक्शन एरिया इज लार्ज, if cross section area is large, then flow of charge is easy। ठीक है, तो it means resistance is less। कहता है कि यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होगा तो आवेश का प्रवाह आसान होगा, आवेश का प्रवाह आसान होगा। तो आवेश का प्रवाह आसान होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इसलिए प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, अब इस पे एक एक्सेप्शनल चीज पूछ रहे हैं हम आपसे, ठीक है, खास करके नीट वाले बच्चों के लिए, ठीक है, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। अब अगर आपके सामने, एकदम ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके सामने इस तरह का एक दे दिया, ऐसा कंडक्टर है, A1 एरिया, फिर A2, फिर A3, और इसको एक बैटरी से जोड़ दिया गया। अब आपसे पूछेगा कि सबसे कम करंट किससे जाएगा, बताइए।
सबसे कम करंट किससे जाएगा? सबसे कम करंट किससे जाएगा? जल्दी। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने जवाब क्या दिया? A3। जबकि सच्चाई आपको बता दें, सच्चाई आपको बता दें, इक्वल करेंट विल फ्लो। ध्यान से सुनिए, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। 99% बच्चा ये पढ़ने के बाद इसमें मिस्टेक कर देता है, और आप भी किए। जब भी करंट जो चला है यहां से, रास्ते में करंट बर्बाद नहीं हो जाता है। जितना चार्ज चला है उतना ही चार्ज पहुंचेगा। रजिस्टेंस भले इसका ज्यादा हो जाएगा, इसका थोड़ा कम, इसका बहुत कम, इसमें करंट को पास करना आसानी होगा, करंट नहीं घटेगा। ये बात याद रखना मेरे खतरनाक मित्रों, ठीक है? जो करंट पास करेगा वो टोटल से करेगा। और अगर इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाता, अगर इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाता, देख लो, हम बार बार बोल रहे हैं कंफ्यूजिंग चीज ज्यादा अगर इस करंट को इस तरह से, इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाता, A1 A2 A3 और तीनों का बैटरी सेम होता, तब बोलता कि बताओ किसका करंट ज्यादा होगा और किसका करंट कम। तब जवाब क्या आता? अब बताइए, अब बताइए। सबसे ज्यादा I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3। पर अगर एक सर्किट में, गौर से सुनो, ध्यान से, अगर एक सर्किट में कितने भी रजिस्टेंस हो सीरीज में, सब में सेम करंट जाता है, सब में सेम करंट जाता है। ये बच्चे वाला मूर्खता अब नहीं करना है। नहीं पढ़े हैं ये बात? सोचिए, हम बोले ना कि ये क्या था, एकदम इजी चीज था, लेकिन घुमा के पूछ देता है, फंस जाता है। तो इक्वल करंट विल फ्लो, सबसे, इससे भी आई तो इससे भी आई, इससे भी आई बात समझ में? तो तीनों से सेम करंट पास करेगा, अलग अलग नहीं। लेकिन अगर यही तीनों अलग अलग दे दिया तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब सारा चीज आपको हम बताते हैं, इसको आपको याद रखना है। क्लियर? ठीक है? क्योंकि अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसका रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट ज्यादा हुआ, इसका थोड़ा सा रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, थोड़ा करंट कम, इसका बहुत रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ और कम। लेकिन जब एक साथ बना दिए ना, तो सर्किट सारे रेजिस्टेंस को कंसीडर करके ही करंट भेजती है, और उतना ही करंट भेजती है जो तीनों को पास करके वहां पहुंचे। ये नहीं कि चला 10 एम्पियर, इसमें आपके दिमाग में क्या चला कि चला 10 एम्पियर, यहां जाते जाते 5 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्लियर? तो ये सब बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जल्दी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, देखिए, बहुत अच्छा लगता है सब्सक्राइबर बढ़ता है, पर फिर भी उतनी खुशी नहीं होती है। सब्सक्राइबर बढ़ना इंपॉर्टेंट बात है भी नहीं। इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे पढ़ाए हुए चीज को कहां तक फैलाते हैं। ये बात तो सच है कि कुछ लोग बढ़ते हैं, हमारा भी मन करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो। ये सारे यूट्यूब पे जितने भी वीडियो है, जिसका भी है, सबका ये इच्छा है, मेरा भी रहता है और बहुत खुशी भी थी। लेकिन ये असली खुशी नहीं है। सोचिए, अभी भी बच्चों के मन में, अगर आपके आसपास वाले बच्चों के मन में अभी भी ये चलता है कि नहीं, ये टीचर मेरे टीचर का दुश्मन है, इसका वीडियो नहीं देखना है, तो मेरा काम अभी सफल नहीं हुआ। मेरा काम उस दिन सफल होगा जिस दिन कि बच्चे ज्ञान को अहमियत देंगे, इंसान को कम। ठीक है, तो दोस्तों, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो थैंक यू, आप लोग मेरे साथ बने रहिए, हम वो काम भी बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़े। अब देखिए, ध्यान से देखिए एक चीज, और बहुत सुंदर सा ये भी क्वेश्चन है, और गौर से देखिएगा, एकदम गौर से। अगर इस तरह से एक कंडक्टर है, बहुत ही सुंदर सा सवाल है, ब्यूटीफुल, पता नहीं कैसे लिखता है भैया ब्यूटीफुल, लेकिन है बहुत ब्यूटीफुल। ठीक है, गौर से देखते जाइएगा। एकदम ध्यान से इसको समझ लीजिए आप, एक्स एक्सिस, इसको समझ लीजिए आप वाई एक्सिस, और इसको समझ लीजिए आप जेड एक्सिस। इतना बात समझने में किसी को कोई कंफ्यूजन? ये एक क्या है? कंडक्टर। ये क्या है? कंडक्टर। ध्यान से सुनिएगा, और इसका रेजिस्टिविटी कितना है? रो। अब हम बनाते हैं, इसकी लंबाई है L, ठीक है, चौड़ाई है B। बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट है, समझ के तब आज का काम खत्म करेंगे। और ऊंचाई है H। इतना में कोई कंफ्यूजन? अब नाउ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पहला, इफ current passes along x axis, then find resistance। बनाते जाइएगा और उसको लिखेंगे Rx। ठीक है। दूसरा कहता है, इफ current passes along y axis, ठीक है, तो आपको पता करना है RY। और उसी तरह जब Z एक्सिस से जाता है तो RZ। तो 1 मिनट का हम आप अभी ब्रेक ले रहे हैं, आपको बनाना है, कोशिश करना है। बच्चे व्यूअरशिप छोड़ के जाइएगा मत, दिमाग अभी लगाने की बारी है। 1 मिनट में आप बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और बताइए जल्दी आंसर। जल्दी। और कौन बोल रहा है वाई जेड उल्टा लिखा हुआ? एक्स प्लेन वाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, इसमें उल्टा पुल्टा कुछ नहीं है। आप अपना कीजिए, इसका आंसर बताइए। प्लीज आंसर।
अब देखिए हमको क्या पता करना है, आर एक्स। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है। आर एक्स, आर एक्स बराबर क्या होगा? तो करंट किधर जा रहा है? एक्स एक्सिस की तरफ। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको जेड मान लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है इस बात में। ठीक है, आराम से आप एक प्लेन पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान सकते हैं, ऊपर जेड मान सकते हैं, कोई इसमें तकलीफ नहीं है। ठीक है, अब देखिए आर एक्स, तो क्या पढ़े थे? आर बराबर पढ़े थे रो एल बाय ए। यही सिखाने के लिए आपको ये क्वेश्चन दिए हैं। तो एल क्या होगा इसमें? एल होगा ये, क्योंकि किधर जा रहा है? एक्स एक्सिस। तो एल होता है अलोंग द करंट। एल क्या होता है? अलोंग द करंट। तो लिखेंगे रो एल। अब बटे एरिया क्या होता है? ये होता है अलोंग द करंट, और एरिया होता है परपेंडिकुलर टू करंट। तो सोचिए, ये तो अलोंग द करंट एल आ गया, अब इसका परपेंडिकुलर क्या है? ये, और इसका एरिया कितना होगा? b इंटू एच। ये b है तो ये भी b होगा, तो एरिया कितना हो गया? b इंटू एच। यही सब चीज कॉन्सेंट्रेट करना होता है। तो क्या हुआ? बी एच। तो आर एक्स बराबर हो गया रो एल बाय बी एच। उसी तरह आर वाई। अब y के अलोंग लंबाई क्या है? ये बात है, तो रो, और y के अलोंग लंबाई क्या है? तो b बटे y के अलोंग, y के परपेंडिकुलर। तो देखिए ये है x और ये है y। जमीन का प्लेन है, इधर x मान लिया, इधर y मान लिया, और उधर z मान लिया। इसको x बोल सकते हैं, इसको y बोल सकते हैं, इसको z बोल सकते हैं, चलेगा। तो अब y के अलोंग लंबाई कितना हो गया? b, और एरिया कितना हो गया सामने? ये। तो l इंटू एच, तो होगा रो b बाय एल इंटू एच। भी आई है ये फॉर कॉन्सेप्ट। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है इसका। अब आर जेड बराबर क्या हो जाएगा? गौर से देखिए, आर जेड, जेड क्या है? इधर। तो करंट जब उधर जाएगा तो कितना लंबाई क्रॉस करे? एच। तो रो एच बाय एरिया कितना? ये एरिया, ये वाला, ये एरिया, तो बी गुना एल। तो बी गुना एल। तो बहुत ही सुंदर सा ये सवाल था। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वेरी गुड, सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? वेरी गुड, क्लियर? तो क्या लिख लेंगे? खाली लास्ट R इक्वल टू रो एल बाय ए में लिख लेंगे कि L जो है अलोंग द करेंट है, और A क्या है? परपेंडिकुलर टू द करेंट है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी सा। एक सिलेंडर है, इसका रेडियस है r, लंबाई है l, लंबाई है l। तो कहता है फाइंड द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। 1 सेकेंड में आपसे बन जाएगा। ठीक है, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? ठीक है, रहने दीजिए। अब कल हम इस पे
और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे और फिर अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बहुत सुंदर सा। सॉरी, कल नहीं परसों, कल नहीं परसों। अब ऐप के बारे में 2 मिनट हम बता देते हैं आपको, ऐप के बारे में 2 मिनट बताते हैं। बहुत बच्चे एडमिशन ले लिए हैं पर ऐप में जुड़ नहीं पाए हैं, ठीक है। क्यों नहीं जुड़ पाए हैं उसका कारण, तो प्लीज जो लोग जुड़े हुए हैं वो जा सकते हैं, जिनको ऐप के बारे में जानना है वो रुक जाइए। 1 मिनट में आपको बता देते हैं। पहली बात तो ऐप में शाम में आपको ऑफलाइन वाला वीडियो मिलेगा हर शाम में, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सब जुड़ चुके हैं वो चेक कीजिए, जो जुड़ चुके हैं, जो इंस्टॉल कर चुके हैं वो सब्सक्रिप्शन में चेक कीजिए। सब्सक्रिप्शन में एक आएगा 12th फिजिक्स करके कोर्स। अगर सब्सक्रिप्शन में आपके 12th फिजिक्स कोर्स दिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप जुड़ चुके हैं। नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब है आप नहीं जुड़े हैं, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए। नेक्स्ट बात, कोई भी बच्चे जो एडमिशन लिए हैं वो पहले ऐप इंस्टॉल करें। क्या नाम है? वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। उसके बाद उसमें क्या दिखता है? उसके बाद उसमें दिखता है ऐसे करके फोन नंबर और पासवर्ड डालना शुरू कर देता है बच्चे। ऐसे नहीं होगा, इसके नीचे लिखा हुआ है कि कनेक्ट विथ जीमेल, इस तरह से, या ईमेल से जुड़े, इस तरह से यहां पे लिखा हुआ होगा कुछ ईमेल। उस पे जब आप क्लिक कीजिएगा तब आपको आएगा नीचे फिर से ज्वाइन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। और इसके बाद आपको नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड, और जो आप फोन नंबर डालिएगा यहां, उसी फोन नंबर पे आपका आएगा ओटीपी।